चलिए तो कुछ चीजें और देखते हैं हम आगे मानव शरीर के बारे में। तो कल मानव शरीर के बारे में हम ये देखें कि बहुत से तंत्रों से मिलकर बनता है या बहुत सारे तंत्र एक साथ मिलकर जब कार्य करते हैं तब मानव का शरीर कार्य करता है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला कौन सा देखें? कंकाल तंत्र। तो वैसे स्पेशली हम लोग कंकाल तंत्र जो देखे वो मानव के लिए देखे, लेकिन अगर इसको सभी के संदर्भ में लिया जाए तो जो कंकाल होता है सभी के संदर्भ में मतलब मानव के साथ अन्य भी जीवों को शामिल किया जाए तो उस आधार पे कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। ये मैं कल नहीं बताया था क्योंकि हम लोग तो मानव शरीर से स्टार्ट किए थे। तो अगर कंकाल तंत्र के बारे में हम देखें मानव को छोड़ के और भी जो जीव है तो उस आधार पे कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं बाह्य कंकाल और एक को बोलते हैं आंतरिक कंकाल। बहुत ही सिंपल है। बाह्य कंकाल में क्या होगा कि आपका जो कंकाल है या जो हड्डी है, स्केलेटन है, ढांचा है, वो बाहर होगा, लेकिन आंतरिक कंकाल में क्या होगा? वो शरीर के अंदर होगा। तो जैसे अभी हम देखें तो उदाहरण मानव शरीर के बारे में, तो उसमें कंकाल तंत्र किस प्रकार का था? बाह्य था या आंतरिक था? आंतरिक था। ठीक है, क्योंकि आपके शरीर के सबसे आउटर में क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है आपका स्किन। स्किन के बाद आती है मसल्स, मांसपेशियां, है ना। उसके बाद सबसे अंदर में कौन है? हड्डी है। तो ये जो कंकाल है वो क्या कहलाएगा? आंतरिक कंकाल। लेकिन जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं और भी कुछ जंतु होते हैं उनमें जो कंकाल होता है वो बाह्य कंकाल होता है। नॉर्मली कीड़े मकोड़े जो पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है? बाह्य कंकाल। ठीक है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे सीप, घोंघा, है ना। तो वो जो समुद्र में पाए जाते हैं तो उनका जो बाहरी आवरण है वो बहुत ही ज्यादा ठोस होता है और उस बाहरी आवरण, है ना, मतलब जो खोल है उसका आवरण खोल या जो कंकाल है बाह्य कंकाल, उसके अंदर में जीव रहते हैं या जो मांस रहता है वो क्या रहता है? मांसपेशियां जो रहती है वो उस बाहरी कंकाल के अंदर रहती है। तो जो सीप या घोंघा जिसको बोलते हैं या फिर जैसा आपका शंख होता है तो वो एक जीव होता है जिसका ऊपरी लेयर बहुत ही हार्ड होता है और जब वो जीव मर जाते हैं तो उनके अंदर में जो भी नरम चीजें हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो सड़ गल के बाहर हो जाती है। उसके बाद जो बचा वो क्या आपका जैसे शंख हो गया या सीप हो गया या जिसको कौड़ी बोलते थे, है ना, तो वो सेम चीज थी। वो एक प्रकार का जीव है जिसके अंदर जो कंकाल है वो क्या है? बाह्य कंकाल, मतलब बाहर में है कंकाल और अंदर मांसपेशियां रहती है तो उनके सड़ने गलने से आपको वो पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक तो ये कंकाल के बारे में कि आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल। अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें से मानव के शरीर में किस प्रकार का कंकाल है? आंतरिक कंकाल है ना। इसके बाद फिर बहुत सारी चीजों को हम देखें कंकाल के बारे में। क्या क्या देखें? जो कंकाल है वो किसका, मतलब हमारे संदर्भ में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हड्डी बोलते हैं। दो भागों में इसको डिवाइड किए हैं, एक अस्थि और दूसरा उपास्थि, है ना। ये मूलतः किससे मिलकर बनी होती है? अस्थि के बारे में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, दोनों से। अस्थि में दोनों होगा, लेकिन उपास्थि केवल किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनकर बना है। ठीक है, आपके अस्थि में देखें तो वो कौन से प्रोटीन से उसका निर्माण होता है? ओसी नामक प्रोटीन से। और अगर उपास्थि की बात करें तो किससे होगा? कांड्री नामक प्रोटीन से, है ना, क्योंकि उपास्थि को हम और क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो ये सब देखे थे। इसके बाद इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था जो पूछा जाता है वो ये था कि इन अस्थियों के बीच में क्या पाई जाती है? अस्थि मज्जा। बोन के बीच में बोन मैरो। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आंसर दो। अगर मैं पूछूं कि अस्थि के बीच में क्या पाया जाता है तो अस्थि के बीच में क्या? अस्थि मज्जा। बोन के बीच में क्या पाया जाता है? बोन मैरो, है ना। अस्थि मज्जा या बोन मैरो का काम क्या है? रक्त का निर्माण करना। रक्त में जो भी होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अभी सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत, सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो जो भी होता है रक्त में, उन सब का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। वही मानव के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जैसे कोई कैंसर हो गया, मतलब अस्थि मज्जा किसका निर्माण नहीं कर पाएगा? रक्त का। तो इसी को ब्लड कैंसर बोल देते हैं। तो इसके उपाय दो होते हैं, या तो आप ब्लड कहीं से बाहर से लाइए या अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण कीजिए। ठीक है, ट्रांसप्लांट कीजिए, जिसका अच्छा है उससे अपने शरीर में। ये देखे थे। इसके बाद फिर क्या देखे थे कि कुछ रोग होते हैं जो हड्डियों से रिलेटेड होते हैं, जिसमें पहला देखे थे फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस क्यों होता है? फ्लोरीन की अधिकता के कारण। उसके बाद देखे थे ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। तो फ्लोरोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों में ही हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी। रीजन अलग अलग होगा। फ्लोरोसिस में कारण होगा फ्लोरीन की मात्रा का बढ़ जाना और ऑस्टियोपोरोसिस में किसका बढ़ जाना? उम्र का बढ़ जाना। रिकेट्स
रिकेट्स नामक बीमारी जो नॉर्मली होती है बच्चों में, जिसके कारण, जिसमें क्या होता है कि विटामिन डी की कमी के कारण जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव के शरीर में, फीमर, हड्डी का नाम फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस, है ना, जो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एक चीज आप लिखे होंगे मेरुदंड, मेरुदंड लिखे है ना, कितनी हड्डियां होती है उसमें, 33। मेरुदंड क्या है अभी बताऊंगा मैं। बैकबोन या इसी को रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, मेरुदंड, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी, आगे अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 33 हड्डियां होती है, इतना हम देख चुके थे। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे नया सिस्टम। एक सिस्टम देख लिए, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम लिखिएगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समझने का प्रयास करेंगे कि तंत्रिका तंत्र का काम क्या है। तो तंत्रिका, जैसे कि खून का काम क्या है, रक्त का काम बहुत सारे पदार्थों को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना है। तंत्रिका तंत्र का काम है सूचनाओं को पहचानना। रक्त किसको पहुंचाता है, पदार्थों को पहुंचाएगा, और तंत्रिका तंत्र नॉर्मली क्या काम करेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। ठीक है, कि आपके शरीर के जैसे पैर में अगर कोई दिक्कत है तो वो सूचना वो कहां तक ले जाएगा, मस्तिष्क तक, फिर मस्तिष्क से उसको ऑर्डर भेजेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में दर्द हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तंत्रिका तंत्र के थ्रू जो आपके हाथ में दर्द हो रहा है वो किस तक पहुंचेगा, मस्तिष्क तक पहुंचेगा। फिर मस्तिष्क उसको कोई सॉल्यूशन देगा कि हाँ आप ऐसा करो तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो हाथ उसको अप्लाई करेगा। ठीक है, कभी आपको हाथ में से अकड़न महसूस हुई तो अकड़न हो गई है हाथ में, ये तंत्रिका तंत्र के थ्रू मैसेज कहाँ पहुंचेगा, मस्तिष्क में। फिर मस्तिष्क आपको ऑर्डर देगा, थोड़ा झटको उसको, तो हो सकता है अकड़न दूर हो जाए। फिर आप उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे, फिर हो सकता है आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो सूचनाओं का आदान प्रदान किससे होगा, तंत्रिका तंत्र से होगा। और भी चीजें इसमें शामिल होगी, लेकिन मेनली यही है, सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। जैसे रक्त पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएगा, एक अंग से दूसरे अंग तक, उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र क्या करेगी, सूचनाओं को या आदेश को, है ना। अगर हमारे अन्य अंग से कोई सूचना मस्तिष्क तक जा रही है तो उसको हम सूचना बोलेंगे, है ना। अब मस्तिष्क कोई आदेश दे रहे हैं किसी अंग को कि आप ऐसा करो, तो वो आदेश हो जाएगा। तो ये सूचना हो या आदेश, उसको एक अंग से शरीर के दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाएगा, है ना। तंत्रिका तंत्र को भी 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से हम केवल एक भाग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और भी 2 भाग होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तंत्रिका तंत्र का एक भाग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लिखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 अंग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 अंग हैं, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ठीक है। मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रेन, और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होगा, जो भी आपका तंत्रिका तंत्र है वो एक प्रकार से जैसे आपको सूचनाओं को इधर से उधर पहुंचाना है, या फिर जैसे आपको करंट सप्लाई करनी है, तो करंट अगर सप्लाई करनी है तो आपको आवश्यकता किसकी होगी, वायर्स की, है ना। या फिर जैसे हम टेलीफोन की बात करें, टेलीफोन से आप क्या करते हैं, किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर लेते हैं, तो टेलीफोन कनेक्टेड रहता था, किससे कनेक्टेड रहता था, वायर से। वायर वहां पे आवश्यक थे, तो टेलीफोन में भी सूचना का आदान प्रदान होता था, और उस सूचना के आदान प्रदान के लिए 2 टेलीफोन के बीच में कनेक्शन किसका होता था, वायर का। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक सूचना को भेजना है ना, तो उसके लिए भी क्या लगेंगे, वायर्स। तो ये वही वायर्स है जिसके बारे में हम देखेंगे, तंत्रिका तंत्र। और केवल वायर्स नहीं, इसमें वो सिस्टम भी होगा जो सूचनाओं को जनरेट करेगा और उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाएगा, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जो अभी आप लिखे मेरुरज्जु, तो वो वायर्स है, मेरुरज्जु क्या है, वायर्स है। और ब्रेन है जो उन सूचनाओं को कलेक्ट करेगा, फिर उस सूचना के आधार पर वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वायर्स है क्या, मेरुरज्जु, है ना। और आप ब्रेन को कंप्यूटर समझ सकते हैं,
है ना। एक कंप्यूटर है, उससे वायर निकल के गया हुआ है आपके दूसरे कंप्यूटर तक, या कोई सिस्टम है जैसे कि प्रिंटर है फॉर एग्जाम्पल। अब देख लो, समझो कैसे। प्रिंटर को आप अपना पैर ले लो, ठीक है। कंप्यूटर हो गया आपका ब्रेन, और वो दोनों कनेक्टेड किससे है? वायर से। वो वायर क्या हो गई? मेरु रज्जु। अब आपको प्रिंट आउट देना है तो कंप्यूटर में आप ऑर्डर देंगे, क्या क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर में कोई चीज एग्जीक्यूट करना, है ना। आप क्या करेंगे? उसमें एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। आप कंप्यूटर ऑर्डर देगा, है ना। वो ऑर्डर मेरु रज्जु के थ्रू, मेरु रज्जु क्या? वायर, किस तक पहुंचेगा? प्रिंटर तक। फिर उस जो भी आदेश दिया गया है कंप्यूटर के थ्रू, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? प्रिंटर, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आपके सेम आपके शरीर में, या आप बोल सकते हैं कि जैसा शरीर में होता है उस तरीके से डिजाइन किया गया इसको, कंप्यूटर को, है ना। तो मेरु रज्जु क्या है? वायर्स है जो सूचनाओं को पहुंचाएंगे, और किस प्रकार की सूचना भेजनी है ये कौन डिसाइड करेगा? ब्रेन डिसाइड करेगा, है ना। तो दो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो आपको बताया, तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा, 3 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बाकी 2 को हम नहीं देखेंगे। एक को देखेंगे कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके भी 2 हिस्से, एक ब्रेन जो ऑर्डर जनरेट करेगा। अब जैसे हम लोग देखे थे ना उसमें कि लोकतंत्र में हम देखे थे कि नियम कानून बनाने का काम किसका? विधायिका का। उसको अप्लाई कौन करती है? कार्यपालिका। तो वही समझ लो, आपकी ब्रेन विधायिका है, क्या करना है वो ब्रेन बताएगा, है ना। और उसको जिस अंग को करना है उस तक सूचना पहुंचाने का काम कौन करेगा? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु कार्य नहीं करेगा, वो सूचना को पहुंचाएगा, ठीक है। तो अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ब्रेन हो गया और दूसरा क्या? स्पाइनल कॉर्ड्स। मेरु रज्जु, ब्रेन मतलब मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड्स मतलब मेरु रज्जु। तो इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है एक एक करके, है ना। तो पहले ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, मेरु रज्जु के बारे में बहुत कम चीजें, वो तो वायर्स है, ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा हमको नहीं जानना है। मेन किसके बारे में जानना है? ब्रेन के बारे में जानना है। तो लिखिएगा, मस्तिष्क करके हेडिंग डाल लीजिए। तो नॉर्मली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, भले वो स्पेशली साइंस से रिलेटेड एग्जाम नहीं ले रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, फिर भी ब्रेन के बारे में चीजें पूछ देता है कि प्रमस्तिष्क क्या है, ब्रेन का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन सा पार्ट कवर करता है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम डीप में, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? किसके बारे में? ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। ये आपका ब्रेन हो गया, रफ में बना दिया उसका डायग्राम। उसमें ये आपका हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड्स। अब देखो ये भी क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स जो होता है वायर्स है। तो आप मोटे मोटे केबल्स देखे होंगे जिसमें ऊपर में तो प्लास्टिक रहता है और वायर कहाँ होता है? उसके अंदर होता है, उसको सेव करने के लिए। उसी प्रकार से ये आपका जो आउटर हिस्सा है इसको मेरुदंड बोलते हैं, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसी को? बैकबोन। ये बाहरी आवरण है अंदर की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, और इसके अंदर में जो वायर्स होंगे इसको क्या बोलेंगे? मेरु रज्जु। रज्जु का मतलब क्या होता है बताओ? हिंदी पर्यायवाची। रज्जु का मतलब रस्सी, वायर्स, ठीक है। मेरु रज्जु, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। स्पेलिंग में दिक्कत होगी तो देख लीजिएगा। तो ये हो गया, ये तो वायर्स है, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। मेन जो सूचना को क्रिएट करेगा या कोई डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? ब्रेन, है ना। तो ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसको ड्रॉ करना थोड़ा दिक्कत है, बस आप इतना समझ जाना कि फ्रंटियल पार्ट है, चेहरा इधर है, चलेगा? चलेगा ना? चेहरा इधर है ना। तो इसमें जो आगे का हिस्सा होता है
सबसे बड़ा हिस्सा। ब्रेन को भी 3 हिस्सों में बांटेंगे। अभी हम स्टार्ट किए तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में क्या देख रहे हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। 3 उसमें भी होते हैं, लेकिन एक ही को पढ़ेंगे। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क को भी हम कितने भागों में बांट देंगे? 3 भागों में। ये सामने वाला हिस्सा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। ठीक है। जो बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे? मध्य मस्तिष्क। और जो बैक साइड में होगा, पीछे में, उसको पश्च मस्तिष्क। तो ये 3 भागों में बांट दिए। अब यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एरिया कौन घेर रहा है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, लगभग 66% हिस्सा किसका है? अग्र मस्तिष्क का। अब इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं, 2/3। 66% मतलब क्या होता है? 2/3, है ना? तो ये भी लिख सकते हैं 2/3। 2/3 हिस्सा किसका होता है? अग्र मस्तिष्क का होता है ना? अब इस अग्र मस्तिष्क में भी 3 और चीजें होती हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। जिसमें से जैसे कि ये जो आपका पूरा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका मैक्सिमम हिस्सा कौन कवर कर रहा है? अग्र मस्तिष्क। तो इस अग्र मस्तिष्क का मैक्सिमम हिस्सा जो कवर करता है उसको बोलते हैं हम सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क का मैक्सिमम हिस्सा कौन कवर करता है? सेरिब्रम। ठीक है। अब देखो, अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग हो गए। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, एक सेरिब्रम, फिर हम देखेंगे एक थैलेमस और एक होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी क्या बोला मैं? थैलेमस। थैलेमस और एक क्या? हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हम देखें? तंत्रिका तंत्र स्टार्ट किए आज। तंत्रिका तंत्र में 3 हिस्से होंगे, लेकिन मुख्यतः उसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके भी 2 हिस्से, एक मस्तिष्क और दूसरा कौन सा? मेरुरज्जु। अब इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मस्तिष्क। उस मस्तिष्क के भी 3 हिस्से, कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अब इस अग्र मस्तिष्क को फिर से 3 हिस्सों में बांट दिए। अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से हिस्से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब इस सेरिब्रम को एक और नाम दिया जाता है प्रमस्तिष्क। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है ना? तो अगर मैं उसको अग्र, मध्य और पश्चिम में बांटू तो आंसर क्या होगा? अग्र मस्तिष्क। लेकिन आप देखिए कि अग्र मस्तिष्क का मैक्सिमम हिस्सा कौन कवर कर रहा है? सेरिब्रम। तो वो इस तरीके से ऑप्शन देता है कि अग्र, मध्य और पश्चिम नहीं देता, वो एक ऑप्शन अग्र मस्तिष्क की जगह किसको रख देता है? सेरिब्रम को रख देता है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। ठीक है, भले ही वो किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का, लेकिन पूरा अग्र मस्तिष्क लगभग कौन कवर कर रहा है? सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क, है ना? इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस बहुत ही कम हिस्से में होते हैं। ठीक है, तो अभी इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क के बारे में, थैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। उसके बाद फिर मध्य और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें किसकी क्या क्या काम है ये समझते हैं ना। कुछ छूटा होगा तो बाद में आप लिख लीजिएगा। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अग्र मस्तिष्क के जो 3 हिस्से हैं, इनकी काम क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, मेनली इसका काम है याद रखना चीजों को, या याददाश्त जो आपकी है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रमस्तिष्क पे डिपेंड करेगा, आपका मेमोरी पावर। मेमोरी पावर किस पे डिपेंड करेगा? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क पे। अगर आपका सेरिब्रम अच्छे से काम कर रहा है, प्रमस्तिष्क अच्छे से काम कर रहा है या स्ट्रांग है,
तो आपकी याददाश्त क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है याददाश्त का अच्छा होना, लेकिन मेनली इसका जो स्ट्रांग होना है वो 15 साल की उम्र तक हो जाता है, जितना भी स्ट्रांग होना है मैक्सिमम 25 साल तक। उसके बाद जो आपका स्थिति बन गया, जितना स्ट्रांग होगा आपका याददाश्त हो गया, वो उतना ही लाइफ टाइम आपका रहेगा। तो इसके बारे में केवल इतना जानेंगे सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क कि ये किससे रिलेटेड है, इसका काम क्या है, चीजों को याद रखना। ठीक है, ये आपकी मेमोरी है, समझिए जैसे कि आपकी कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, हार्ड डिस्क के रूप में जानते हैं। तो ये आपके ब्रेन का हार्ड डिस्क समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब उसकी कैपेसिटी कितनी रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्ड डिस्क, सेरिब्रम मतलब हार्ड डिस्क आपके लिए। इसके बाद हम देखेंगे किसको, थैलेमस को और हाइपोथैलेमस को। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये दोनों जो चीजें हैं लगभग एक जैसा काम करती है। ये आपको बाहर या अंदर होने वाली क्रियाओं से या बाहर या अंदर के वातावरण से आपको अवगत कराती है। उनमें से थैलेमस आपको बाहरी वातावरण से अवगत कराएगा। आपको बाहरी वातावरण की जानकारी कौन देगा, थैलेमस। ठीक है, बाहरी वातावरण की जानकारी या बाहर में जो भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ठंडी है ना, तो ठंड का मौसम है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो बाहरी वातावरण का अनुभव है ना, मस्तिष्क में देखो आपकी स्किन से जो भी सूचना जाएगी तो उस सूचना को डिकोड करने का काम कौन करेगा, ये थैलेमस। उससे वो रिजल्ट निकालेगा कि हाँ बाहर में ठंडी है या फिर गर्मी है, तो जो भी सूचना आपकी स्किन के थ्रू मस्तिष्क तक जाएगी तो उस सूचना को डिकोड करने का मतलब समझते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जैसे आप रीजनिंग में पढ़े होंगे, कोडिंग में भेजी जाती है तो उसको डिकोड करना। ठीक है, तो उसको डिकोड करने का काम कौन करेगा, थैलेमस। बाहर में जो भी कुछ हो रहा है तो उस जो सूचना मिली, अब वो डायरेक्ट सूचना तो आपको उस थ्रू नहीं मिलेगी, उसको डिकोड करने का काम कौन करेगा, थैलेमस। सूचनाएं आएंगी आपके मेरुरज्जु के थ्रू, है ना, तो उसको डिकोड करने का काम कौन करेगी, थैलेमस, है ना। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है कि बाहर गर्मी है या सर्दी है या किसी ने आपको टच किया, तो आपको जैसे कोई मार रहा है तो उसके जैसे शाबाशी दे रहे हैं या आपको मारना चाह रहा है, दोनों में फर्क होता है ना। क्रियाएं एक जैसे होंगी लगभग, पीटना, ठीक है, तो कोई पीट रहा है या शाबाशी दे रहा है, तो इसमें डिफरेंशिएट करने का काम कौन करेगा, थैलेमस। तो जो भी बाहरी वातावरण में हो रहा है उससे आपको अवगत कौन कराएगा, थैलेमस। और जो आपके अंदर होगा इससे कौन अवगत कराएगा, हाइपोथैलेमस। दोनों का काम है अवगत कराना, है ना, वातावरण से अवगत कराना। थैलेमस का काम बाहरी वातावरण से अवगत कराना और हाइपोथैलेमस का काम आंतरिक वातावरण से आपको अवगत कराना। आंतरिक वातावरण या जो भी माहौल है, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, या आपको भूख लग रही है तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। या ये कहिएगा कि जैसे आपको खाने की आवश्यकता है, आपको खाए बहुत टाइम हो गया, आपको एनर्जी कम फील हो रही है आपको, तो ये सारी सूचना पेट के थ्रू या आपके शरीर के अंगों के थ्रू कि उसमें एनर्जी कम हो गई है, किसको भेजा जाएगा, मस्तिष्क को। और उसको डिकोड करने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस, है ना। फिर वो भूख लग रही है ये सूचना मस्तिष्क को देगा कि नहीं कुछ खाना है ना। तो बाहरी वातावरण से आपको कनेक्ट करेगा या बाहरी वातावरण के बारे में बताएगा थैलेमस, और आंतरिक आपके शरीर के अंदर जो भी चल रहा है, जैसे बाहर गर्मी है तो उसके बारे में कौन बताएगा, थैलेमस। लेकिन अगर आपको फीवर हो गया, आपको बुखार हो गया आपके शरीर के अंदर, तो उसको कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। तो जो भी चीजें आपके शरीर के अंदर होगी उससे आपको अवगत कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंशिएट कर दिया। सेरिब्रम आपका हार्ड डिस्क है ना, मेमोरी है। थैलेमस बाहरी चीजों से अवगत कराएगा, हाइपोथैलेमस आंतरिक चीजों से। अब इसमें खास बात ये, थैलेमस बहुत छोटा होता है हिस्सा, लेकिन जब थैलेमस एक्टिव होता है तो बाकी सारी चीजें डीएक्टिव हो जाती है। हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है, या जो चीजें हमारे अंदर हैं वो भी हम भूल जाते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको भूख लग रही है, तो भूख में आप नॉर्मल चीजें जो जिस तरीके से आप करते थे वैसा आप नहीं कर पाएंगे। पढ़ने की इच्छा नहीं होगी आपकी, पढ़ने का प्रयास करेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, या किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगेगा। या फिर अगर आप गुस्सा हो गए, है ना, तो गुस्से में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो बाकी चीजें क्या हो जाएंगी,
डीएक्टिव हो जाएगी। जब ये सक्रिय हो जाएगा तो ये बाकी चीजों को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। जैसे कि गुस्सा हो गया या आपको भूख लग रहा है, तो इन सब के कारण क्या होता है कि बाकी जो चीजें हैं वो काम करना बंद कर देती है। तो ये हाइपोथैलेमस के बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी मैं बताया लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में सब कुछ देख लिए। अब किसके बारे में देखेंगे, मध्य मस्तिष्क के बारे में, है ना। तो मध्य मस्तिष्क में दो चीजें होंगी, एक कार्पोरा और एक होगा सेरिब्रल। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसमें अलग से कहीं मेंशन करने की बजाय कार्पोरा। ये मध्य मस्तिष्क का पहला हिस्सा, मतलब मध्य मस्तिष्क के भी दो हिस्से हो गए, एक कार्पोरा। अब देखिएगा यहाँ पे अंतर, सेरिब्रम है ये और ये है सेरिब्रल। म की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे न हो गया, है ना। ये कंफ्यूजन को दूर करना, बोर्ड की तरफ देखिएगा अभी इधर, क्योंकि अभी एक ऐसे ही और आने वाला है ना। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क में सेरिब्रल और पश्चिम मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो वो एक जैसे लगते हैं लेकिन तीनों में अंतर है। ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल है और ये होगा सेरिबेलम। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क में फिलहाल देखेंगे कार्पोरा के बारे में और सेरिब्रल के बारे में। तो एकदम सिंपल है, ये जो आपका कार्पोरा है वो आपको हेल्प करता है सुनने में और देखने में, है ना, कि जो चीज आप सुने। अब ये बताइए आप कि आप विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और अगर आप दोबारा उस व्यक्ति से मिले जिससे एक बार मिल चुके हैं और अगर अच्छे से जान पहचान हो गई है, उनको आप जानते हैं, जैसे आपकी फैमिली की बात करें, है ना, फैमिली में आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर होंगे। अब अगर कोई पीछे से आपको आवाज दे तो बिना देखे आप बता सकते हैं कि वो कौन है। तो वो ध्वनि कहां पे लोडेड है, कार्पोरा में। डिफ्रेंशिएट कौन करता है ध्वनियों के बीच में, है ना, कि ये वाली ध्वनि किसकी है। तो ये ठीक है, ऐसे नॉर्मली देखिए ओवरऑल तो मस्तिष्क करेगा, लेकिन मस्तिष्क में वो काम किसका है, कार्पोरा का। तो जो भी आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने का, उसको डिफ्रेंशिएट करने का काम कौन करेगी, कार्पोरा। तो सुनने व देखने का काम, सुनने व देखने का काम का मतलब, सुनने का काम तो हम कान से करते हैं, देखने का काम आंख से करते हैं, लेकिन कान और आंख से जो भी सूचना हम तक पहुंच रही है उसको डीकोड करने का काम, फिर मैं वही बात बताया, है ना, क्या करने का काम, डीकोड करने का, कि इसको यहां पे जब वो सूचनाएं आएंगी तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कि हाँ ये आवाज किसकी है। या अगर कोई दृश्य हमारे सामने आ रहा है, मान लो कोई किसी व्यक्ति को आप देखे, है ना, और उसको कभी पहले और देखे थे, तो वो आपका कार्पोरा बताएगा कि नहीं ये आदमी वहां मिला था, इसको एक बार वहां देखे थे, है ना। तो देखने व सुनने का काम किससे होगा, कार्पोरा से होगा। या देखने एवं सुनने की सूचनाओं को डीकोड करने का काम कौन करेगा, कार्पोरा करेगा। इसके बाद हम देखेंगे सेरिब्रल। तो सेरिब्रल का क्या काम है, सेरिब्रल जो कि मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, ये अटैच्ड होता है आपके किससे, मेरुदंड या मेरुरज्जु से। या आप ये बोल सकते हैं कि जो मेरुरज्जु है वो किससे अटैच्ड है, सेरिब्रल से अटैच्ड है। तो इसके बारे में इतना ही कि सेरिब्रल से डायरेक्टली अटैच्ड कौन है, मेरुरज्जु, है ना। तो मस्तिष्क आपके ब्रेन से मेरुरज्जु का जो कनेक्शन है वो कहां पे, जोड़ बोल सकते हैं आप इसका, ब्रेन और मेरुरज्जु या आपके स्पाइनल कॉर्ड का जोड़ कहां पे होगा, सेरिब्रल के पास होगा। ठीक है, तो इतना लिखिएगा कार्पोरा के बारे में, सेरिब्रल के बारे में। उसके बाद देखेंगे हम किसके बारे में, पश्च मस्तिष्क के बारे में। कार्पोरा लिखिए, सुनने व देखने के कार्य में सहयोग, ऐसा लिख लेना, है ना, सुनने व देखने के कार्य में सहयोग। सुनने व देखने के कार्य में सहयोग। सहयोग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेन काम तो आंख और कान का है, सभी का काम है। और इसके बाद लिखिएगा सेरिब्रल। सेरिब्रल में लिखेंगे, इससे मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएंगे पश्च मस्तिष्क में। ठीक है, लिख लिए। पश्च मस्तिष्क में अभी आपको मैं बताया एक क्या होता है, पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग, उसमें से एक कौन सा, सेरिबेलम,
ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये पश्च मस्तिष्क है, ये आपका मध्य मस्तिष्क था, ये पश्चिम मस्तिष्क में आएगा सेरिबेलम, और एक होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखिए इन दोनों में क्या खास है, तो ये जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम, एक तो ये आप ध्यान रखना कि अगर वो मस्तिष्क के बारे में पूछे कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा, तो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। सेकेंड लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, सेरिबेलम। द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा मस्तिष्क का कौन सा होगा, सेरिबेलम, है ना। वो आपको नॉर्मली इनके हिसाब से पूछेगा, ना कि अग्र मध्य और पश्चिम के हिसाब से। जो उसके और भी पार्ट है, अग्र मस्तिष्क के पार्ट, पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट और आपके मध्य मस्तिष्क के पार्ट, उनमें कौन सा बड़ा है सबसे, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेरिबेलम। तो एक तो उसकी स्थिति हो गई कहां पे है, और उसका साइज हो गया कि सेकेंड लार्जेस्ट है और किसके अंतर्गत आएगा, ये पश्चिम मस्तिष्क में आएगा। इसके बाद देखेंगे इसका काम क्या है। तो सेरिबेलम का काम है शरीर में संतुलन बनाए रखना। संतुलन मतलब शरीर जो स्ट्रक्चर है, आपका ढांचा है, वो बैलेंस हो। जैसे अगर आप चलते हैं तो आप गिर ना जाए। जैसे कि जो आप देखे होंगे सर्कस में जो होता है कि अगर कोई एक रस्सी के ऊपर चल रहा है तो वो क्या करके रखता है, बैलेंस बना के रखता है। तो उसी प्रकार से आपके शरीर के बैलेंस को कौन बना के रखता है, सेरिबेलम। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत आई, मान लो किसी ने कोई नशा किया, तो उसके कारण ये डीएक्टिवेट हो जाता है, ये काम नहीं करता सेरिबेलम। उसके बाद फिर जो आदमी जो नशे में है, क्या वो संतुलित रहता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं। तो ये वही सेरिबेलम का काम शरीर को संतुलित रखना, और अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो आपका शरीर संतुलित नहीं रहेगा, या आप ये बोल सकते हैं कि आप बैलेंस नहीं रह पाएंगे, या जैसे एक पैर पे खड़े होना या बहुत देर तक खड़े रहना आप नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर संतुलित नहीं रहेगा। तो ये काम किसका है, सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम के बारे में क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का द्वितीय सबसे बड़ा अंग या हिस्सा बोल सकते हैं, है ना, अंग की बजाय। और काम इसका क्या देखें, शरीर के संतुलन को बनाए रखना। इसके बाद हम देखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसका काम क्या है, सुन लेना, उसके बाद आराम से लिख लेना। मेडुला ऑब्लांगेटा का काम है आपके अंदर जो श्वसन या पाचन की क्रिया होती है उसका नियंत्रण करना। श्वसन या पाचन की क्रिया का नियंत्रण करना। कभी आप जब सांस लेते हैं तो सोच के सांस लेते हैं, हाँ मैं सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं, योगा के टाइम को छोड़ के, नहीं ना, वो ऑटोमेटिक चल रहे हैं। तो उस पर कंट्रोल किसका है, मेडुला ऑब्लांगेटा का। या आपके शरीर के अंदर पाचन होना है, तो खाना आपके सामने में दिखा, आप उसको चबाए खाए, अंदर चले गया, उसके बाद उसका पाचन किस किस टाइम में किस किस अंग में होना है, क्या ये डिसाइड आप करते हैं, नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है। उसके लिए निर्देश कौन भेजता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। कब वो अमाशय में जाएगा, कितनी देर अमाशय में रहेगा, फिर कब HCl का सिक्रेशन होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सिक्रेशन से आपका जो भोजन है वो टूटेगा छोटे अणुओं में। उसके बाद कब वो आपके अमाशय से निकल के छोटी आंत में जाएगा, कब छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, आपको पता है, नहीं पता, फिर भी वो क्रियाएं हो रही है, उस पर नियंत्रण किसका है, मेडुला ऑब्लांगेटा का। तो आपके शरीर के अंदर पाचन एवं श्वसन से संबंधित चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है, मेडुला। मैनेज करना बोला मैं, ये पाचन और श्वसन नहीं करता। श्वसन करने के लिए आपके फेफड़े हैं, पाचन करने के लिए पूरा पाचन तंत्र है, उसको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन उस पाचन तंत्र को निर्देश कौन भेजता है, मेडुला। मैं पहले ही बताया, ये जो यहाँ पे जो भी मिलेंगे आपके ब्रेन में, उन वो सब विधायिका है, नियम कानून बनाने का काम है, आदेश देने का काम है, उसको एग्जीक्यूट बाकी अंग करेंगे। ठीक है, तो इनका काम क्या है, आदेश देना। और ये जो मेरुरज्जु है, उस आदेश को वो जिस भी अंग के लिए आदेश आए है ना, जैसे आपका खाना पेट में पहुंच गया, अब HCl का सिक्रेशन करना है, तो HCl के सिक्रेशन के लिए आदेश कौन देगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये ऑर्डर जनरेट किया, उस ऑर्डर को कहां पहुंचाना है, अमाशय में। अमाशय की दीवारों से क्या निकलता है, HCl। तो उस सूचना को पहुंचाने का काम कौन करेगा, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु सूचना को पहुंचाएगा अमाशय की दीवारों तक कि भाई HCl का सिक्रेशन करो, तो वो HCl का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर देने का काम ये किया, सूचना पहुंचाने का काम ये किया आपकी मेरुरज्जु, ऑर्डर देने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा, सूचना पहुंचाने का काम मेरुरज्जु। और जो भी सूचना पहुंची उसको एग्जीक्यूट किया, किसने किया, अंग ने, उस पाचन तंत्र के एक हिस्से ने।
ठीक है, तो ये हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में, इतना एनफ है, लिखिएगा। उसके बाद फिर हम आगे मेरुरज्जु के बारे में कुछ चीजें और देखेंगे।